देखिए, गठबंधन, मैं उनकी बात क्या करूं, उनका प्रवक्ता बोलेगा, बट हम अपनी बात करते हैं। हमारा गठबंधन अभी भी इनके साथ है, एनडीए के साथ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी अभी भी यूनियन मिनिस्टर है, उन्हें कोई रिज़ाइन अभी दिया नहीं है। हम वेट कर रहे हैं। 60,000 लोगों की भीड़ आती थी हेलीकॉप्टर में जाने के बाद। हर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में भीड़ आती है हेलीकॉप्टर को भी देखने के लिए। तो वो भीड़ का मतलब नहीं है कि वो आपका विनेबिलिटी है, आपका वोट है। आपने ये भी देखना है कि विनेबिलिटी कैसे बनेगी। दीपू को पार से अपने घर में, दीपू नाम है, बोले दीपू को अपने साथ ले जाइए। अब हम वो चीज़ नहीं बोलेंगे, वो बहुत बड़ा नेता है आज, उन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। हर नीति में जो नीतियाँ ऑनरेबल प्रधानमंत्री के माध्यम से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के रिलेटेड था, हर जगह हमारे नेता साथ में खड़े थे। नंबर 1। नंबर 2 वो हाजीपुर के जितने भी जनता में लोग हैं, उनको कहते, उनको उन्होंने लाडले बच्चों की तरह पाला है। उनके हकीकत में नखरे उन्होंने उतारे, साथ में रखे। तो इसलिए वो लाडले बच्चों की तरह जिनको पाला है, इसलिए उन्होंने पारस जी को क्यों बोला हाजीपुर से लड़ो, क्योंकि उनको पता था इन लाडले बच्चों को पारस जी ही हैंडल कर सकता है। सीट की लड़ाई बढ़ती जा रही है और चाचा भतीजे का मामला सामने आ रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय पर बड़ी बैठक हुई और क्या कुछ नतीजे उसमें निकले हैं, किस तरीके से पशुपति पारस ने बात कही है कि हम अगर एनडीए हमें टिकट नहीं देती है तो हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और अपनी पार्टी से जिस जहाँ से हमें प्रत्याशी खड़े करेंगे। लेकिन फिर भी ये भी कहा है कि अभी पूरी तरीके से टिकट नहीं बटे हैं, पूरी तरीके से अभी घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में कहीं ना कहीं उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशियों को टिकट मिलने वाली है। हमारे साथ संजय सराफ हैं, आप जानते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं और चिराग पासवान के बारे में चर्चा चल रही है और हमारे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बारे में चर्चा चल रही है, जिस तरीके की बातें की जा रही हैं। कल एक बड़ी बैठक हुई है, क्या कुछ नतीजे निकले हैं कल की बैठक में? नहीं, देखिए, जिस तरीके से एक स्टेटमेंट आया था वहाँ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नड्डा जी से मिलकर जब बाहर आ गई तो बोला कि हमारे साथ सब कुछ हो गया, सब कुछ जो हमने चाहा था। अच्छी बात है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको 10 सीटें दे दे, आपको 15 सीटें दे दे, आपको 30 दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी अपनी पार्टी है, आपका अपना नेगोशिएशन है, आपका अपना, जो आप कहती हो कि मैं ब्रांड हूँ, हो सकता है आप भाजपा से बड़े ब्रांड हो गए। क्या आज भाजपा को इतनी ज़रूरत है कि आपके ब्रांड के सामने वो कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि आप बार्गेनिंग करते हो। आप कहते हो मैंने बार्गेनिंग की, जो मैंने बोला। आप खुलेआम वैशाली जलसे में बोलते हो, मेरा किसी के साथ गठबंधन नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लेते, आप ऑनरेबल होम मिनिस्टर का नाम नहीं लेते, आप ऑनरेबल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, ऑनरेबल पीएम, किसी का भी आपने नाम नहीं लिया। ये कहकर मेरा गठबंधन लोगों के साथ है, जनता के साथ। ठीक है, आपने हर नीति को अपोज किया, जो एनडीए की नीति होती थी आप हर वक्त अपोज करते। आपने डीमोनेटाइजेशन के टाइम भी लिखा फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि भाई आप गलत कर रहे हो, जब पूरा देश दुनिया समर्थन सपोर्ट कर रहा था। हमारे उस वक्त पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी के स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान साहब जिंदा थे, वो भी दुखी हो गए थे। लेकिन अब उन सब चीज़ों को बोलने से ऐसा नहीं है। बट एक चीज़ है, हम चाहते हैं कि भाजपा का नेतृत्व इसको समझे कि हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पिछले 45-46 साल से पूरे बिहार प्रदेश को देख रहा है और काम कर रहा है ग्राउंड जीरो पर। और पूरा बिहार का हर नेतृत्व, जो पार्टी है, इंक्लूडिंग जो अपोजिशन पार्टीज़ भी है, वो सब के नेता इनको, और उन सब के पार्टीज़ में जितना कार्यकर्ता है ब्लॉक लेवल तक, उनके नाम तक इनको याद है। लेकिन सर, पुरानी पार्टी होने के बावजूद और पशुपति पारस और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी या पार्टी के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं लगातार एनडीए के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, एनडीए भी जुड़ के काम कर रही है, फिर अब ये बदलाव क्यों? अब जिस तरीके से बीच में भी कहा गया था कि चाचा भतीजे की कोई लड़ाई नहीं है दूर दूर तक और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से चुनाव लड़ेगी, तो अब ये बदलाव क्यों लग रहा है ऐसा? भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? उधर चिराग पासवान ने भी कहा कि हम किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इस तरीके का क्यों? नहीं, देखिए, गठबंधन, मैं उनकी बात क्या करूं, उनका प्रवक्ता बोलेगा, बट हम अपनी बात करते हैं। हमारा गठबंधन अभी भी इनके साथ है, एनडीए के साथ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी अभी भी
यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने कोई रिज़ाइन अभी दिया नहीं है। हम वेट कर रहे हैं कि नेतृत्व जो भाजपा का नेतृत्व, एनडीए का नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय होम मिनिस्टर साहब, इवन जेपी नड्डा जी, ये सब लोग बैठ के इस पर एक विचार करें और एक अपने आप में डिस्कशन कर ले और ग्राउंड ज़ीरो का एक प्रॉपर फैक्ट्स फिगर्स देख ले क्या है। ऐसा नहीं है जलसा गैदरिंग अगर कोई भी नेता ग्राउंड पर करता है तो उसका जलसे में अगर 10,000, 50,000, 20,000 भीड़ आ गई तो वो 50,000, 20,000 वोट है। ऐसा हमने सब देखा है। हमने 2020 में भी देखा है जब यही नेता 143 सीट पर लड़ा, उस वक्त भी भीड़ आती थी, 40 का 60,000 लोगों की भीड़ आती थी। हेलीकॉप्टर में जाने के बाद हर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में भीड़ आती है हेलीकॉप्टर को भी देखने के लिए। तो वो भीड़ का मतलब नहीं है कि वो आपका विनेबिलिटी है, आपका वोट है। आपने ये भी देखना है कि विनेबिलिटी कैसे बनेगी। विनेबिलिटी में अगर पशुपति पारस जी का एक्सपीरियंस है, जब हमारे स्वर्गवासी रामविलास पासवान साहब की लेगेसी पीछे पूरे बिहार की ये संभालते ही, हमारे पास 6 सीटें आज है, वो भी पारस जी की देन है क्योंकि यही स्टेट प्रेसिडेंट थे। उससे पहले 7 सीटें में से 7 में से 6 आ गई, वो भी पारस जी की देन है। उससे पहले 2005 में 29 सीटें आई, जबकि चिराग जी को उस टाइम पता ही नहीं है। चिराग जी 2013 में नेतागिरी में आ गए और हमारे साथ ही हम ही लेके गए सबसे पहले उनको बिहार प्रदेश में। तब तक वो 1000 बार गए होंगे घूमने फिरने, लेकिन हमारे स्वर्गवासी नेता रामविलास जी ने मेरे को बुला के बोला कि इनको अपने साथ ले जाइए। दीपू को पार से अपने घर में, दीपू नाम है, बोला दीपू को अपने साथ ले जाइए। अब हम वो चीज़ नहीं बोलेंगे, वो बहुत बड़ा नेता है आज, उन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है मिलने का। बट मेन चीज़ ये है कि हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। अगर हमारे पास सिटिंग एमपी है, 5 सिटिंग एमपी है, अब तो 2 उसमें निकल गए उन्हीं के हिसाब से। नेचुरली जब उनको लगा कि हर एक को अपना फ्यूचर देखना है तो वो नेचुरली वहाँ पर चले गए। अब वो देखे उनका, लेकिन 3 आज हमारे पास है तो हमारे बारे में भी सोचें, क्योंकि जो एमपी है वो एनडीए घटक दल से ही आया है, वो कहीं बाहर से नहीं आया है कि उसके बाद हमने ज्वाइन किया है। और हम लोग हर नीति में जो नीतियाँ ऑनरेबल प्रधानमंत्री के माध्यम से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के रिलेटेड था, हर जगह हमारे नेता साथ में खड़े थे। नंबर 1। नंबर 2, 2019 में अगर ये विरासत की बात होती तो हमारे स्वर्गवासी नेता माने रामविलास पासवान साहब ने ये सीट उन्हीं को दी होती। उनको तो नहीं दे दी उस वक्त, उनको जम्मू ही भेजा, क्योंकि हमारे स्वर्गवासी नेता ने हाजीपुर की जनता को, हाजीपुर को माँ कहते थे और हाजीपुर के जितने भी जनता में लोग हैं उनको कहते, उनको उन्होंने लाडले बच्चों की तरह पाला है। उनके हकीकत में नखरे उन्होंने उतारे, साथ में रखे। तो इसलिए वो लाडले बच्चों की तरह जिनको पाला है, इसलिए उन्होंने पारस जी को क्यों बोला हाजीपुर से लड़ो, क्योंकि उनको पता था इन लाडले बच्चों को पारस जी ही हैंडल कर सकता है। वही रीज़न है कि, और ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है जब पासवान जी गुजर गए उसके बाद में इनको मिला, ऐसा नहीं है। पासवान जी जिंदा थे, राज्यसभा मिली, उनके राज्यसभा के बाद ये 1.5 साल तब तक थे, ये एमपी मेंबर पार्लियामेंट थे। पासवान जी गुजरने के बाद ये मंत्री बने। और 2000 लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है, वो भी हमारे परिवार का इनका बच्चा है, ये घर परिवार की बात है। लेकिन प्रॉब्लम्स वहाँ से क्रिएट हो गई है, उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ये क्यों खराब कर लेते रिलेशन। तो कल की बैठक में क्या नतीजा निकला है? जिस तरीके से ये भी कहा गया है कि अगर एनडीए 1% के लिए हमें नहीं दी तो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक तरीके से केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी ने ये भी कहा है कि अभी लिस्ट आने दीजिए अच्छे से और अच्छे से घोषणा हो दीजिए, उम्मीद है हमें। नहीं, हम लोग घोषणा का वेट कर रहे हैं, वी आर होपफुल। हमारे साथ तो कोई ऐसी बात हुई नहीं है, कोई झगड़ा लड़ाई तो है नहीं। हम तो प्यार बांटने वालों में से है, तो हमने हर वक्त प्यार बांटा है एनडीए में, पर्टिकुलर एनडीए के नेतृत्व के साथ में हर वक्त खड़े हैं। जिस तरीके से काम किया है, क्या लगता है, उम्मीद क्या है आपकी? हम लोग तो हर वक्त देखिए, एक्सपेक्टेशंस हर वक्त रहती है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेतृत्व जो है वो बात करेगा। बाकी अगर उनको बात नहीं करनी होगी तो कोई ऐसी बात नहीं। हर एक डेमोक्रेटिक पार्टी का अपना, मंत्री और प्रधानमंत्री से भरोसा है आपको? हर एक पूरा भरोसा है हमें, जेपी नड्डा जी से के ऊपर भी पूरा भरोसा है। ऐसा नहीं है, पूरे भाजपा जो नेतृत्व है हमें सब पर भरोसा है। बट अब उसके बाद में जब वो डिसीजन लेंगे, अब अगर वो हमारे लिए कुछ नहीं रखेंगे तो फिर आपको पता है हर एक पार्टी अपना रास्ता ढूंढती है। तो फिर हमें अपना जो जनाधार है, जो हमारा कार्यकर्ता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा कैडर है। ऐसा नहीं है, आज कश्मीर में हमारे पास 24 काउंसलर है
जो कल को भाजपा के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, और आज भी और कल भी खड़े थे। एनडीए का जब मेयर था श्रीनगर सिटी का, उसमें हमारे 3 काउंसलर समर्थन में थे। वो या जहाँ कहीं पर भी इनका प्रेसिडेंट था या मेरा अपना पार्टी का आरएलजेपी का प्रेसिडेंट था, तो वहाँ समर्थन में खड़े थे। हमारे वेस्ट बंगाल में खड़े हैं, हमारा केरला में टीम खड़ा है। केरला में मैं इंचार्ज था, मैंने वहाँ 2 काउंसलर निकाले एनडीए के इसमें। तो ऐसा नहीं है ना, हम लोग फील्ड में। जी, एक सवाल और अगर इसमें उठता है, 1% अगर हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके की हवाबाजी चल रही है, जिस तरीके का माहौल है, तो अगर 1% के लिए एनडीए से गठबंधन टूटता है, तो अपनी पार्टी से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ती है, तो जिस तरीके की जो सीटें हैं, तो इस पर कितनी उम्मीद है क्षेत्र की जनता को, पार्टी को कितना समर्थन मिलेगा? पूरा समर्थन मिलेगा। देखिए एमपीज है, सिटिंग एमपी, उन्होंने ही तो भेजा है ना, आपने मैंने तो नहीं भेजा है, जनता ने वोट डाला है, और हर एक कैंडिडेट 2-2 2.5 लाख वोट से जीत के आया है। बिल्कुल सर। अब इनकम्बेंसी फैक्टर, हाँ एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ, हमारे इसमें हमारे नेता भी है जमुई से जो जीत के आ गए, जमुई का भी सर्वे करवाए भाजपा। ये वहाँ से क्यों हट के आ गया, क्यों भागा वहाँ से? वहाँ का भी अगर ये कहते हैं हाजीपुर का सर्वे अलग कुछ दिखा रहा है, हमारे यहाँ हिसाब से तो 5 का सर्वे ठीक ठाक दिखा रहा है, हमारे यहाँ तो खाली जमुई का सर्वे ठीक नहीं है। तो जमुई में सर्वे कराए, मैं उनके गिदौर में इंचार्ज था। मैं अब आपके माध्यम से ये चीज़ों को खोलना नहीं चाहता, मैं अभी आपको 20 नंबर गिदौर के दूंगा। कोई चापाकाल मांगता है, कोई लैंप मांगता है, कोई बिजली मांगता है, कोई शौचालय मांगता है। अगर इसने वहाँ काम किया होता तो ये आज हाजीपुर नहीं दौड़ता, हाजीपुर नहीं दौड़ता जो जहाँ पर खड़ा है। इन्होंने आज अपने पापा की भी कदर नहीं की। लेकिन हाजीपुर दौड़ने का मकसद क्या है, थोड़ा सा ये? हाजीपुर सॉफ्ट सीट है। पारस जी पिछले 45-46 साल से काम कर चुके हैं वहाँ पर, ग्राउंड जीरो पर। हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान जी वहाँ के सांसद थे, वहाँ के माध्यम से मंत्री भी बहुत बार बने, उन्होंने वहाँ बहुत काम किया है। और ये भी समझना चाहिए, जो विरासत की बात करते वो सब काम पारस जी के माध्यम से ज़मीन पर हो रहा था। अगर वहाँ इन 40 साल में 500 लोग, 1000 लोग, 2000, 4000 लोग को भी नौकरी मिली है, 4000, 5000 काम भी हुए, वो भी पारस जी के माध्यम से हुआ है, क्योंकि अध्यक्ष यही थे। तो इसलिए ये सब चीज़ समझना चाहिए, विरासत सियासत में नहीं होती है। 3 लोगों ने पार्टी खड़ी होकर बनाई, स्वर्गवासी रामविलास पासवान, माननीय पुष्पति पारस जी, माननीय रामचंद्र पासवान जी, स्वर्गवासी रामचंद्र पासवान जी। माननीय स्वर्गवासी रामविलास पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, दलित सेना के रामचंद्र पासवान जी थे, तो बिहार प्रदेश के पारस जी थे। ये मैं बोल रहा हूँ लिटरेट बिहार प्रदेश के अध्यक्ष थे। पिछले 30-40 साल से वो चला रहे हैं, 77 से अपने भाई का पोस्टर लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं। ये तो विरासत की बात नहीं करते। इनको हक बनता है या बच्चे को हक बनता है, जो मुश्किल से 20 साल 30 साल का भी, ये जो कंप्लीटली 2013 तक कभी फिल्म इंडस्ट्री में था, कभी वहाँ घूम रहा था, जो हर बच्चा करता है, हमारे बच्चे भी घूमते हैं। तो इसलिए उसकी पर्सनल लाइफ पर हम लोग हाथ नहीं, उंगली नहीं उठाते। हम तो चाहते हैं, मैं तो आज भी चाहता हूँ आपके माध्यम से भी एक परिवार हो जाए, सब मिल बांट कर चले, सब अच्छा हो जाए। आप देखिए 6 में से 5 ही सीट तो अभी तक मिली। अगर एक ही परिवार होता 6+1 मिलता, हमारा 12 नंबर भी बचा होता। हमारी इनकी मम्मा को भी, मैडम को भी राज्यसभा उस वक्त मिली होती, और ये सब माहौल भी नहीं खराब हो जाता। अगर 2020 में ये खुद नहीं लड़ते, अकेले इलेक्शन लड़ने का क्या तुक था भाई? अब आप इलेक्शन अकेले लड़ने निकले उस वक्त, 143 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, कितना आया? 1 सीट मात्र। तो तब भी तो आपके पास 40-50 हज़ार लोगों की भी, लेकिन अगर परिवार अटैचमेंट रहता तो अच्छे से। अब ठीक है, वो उनकी इच्छा है, वो नहीं करे, लेकिन उन्होंने मीडिया में एक परसेप्शन क्रिएट किया है कि चाचा ने पार्टी तोड़ी। चाचा बेचारे को कहाँ से पार्टी तोड़ी? पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो गए, ये कहकर बोले कि मैं तो 24 तक प्रेसिडेंट हूँ, जबकि वो नॉमिनेटेड 2019 में थे। हम तो फाउंडर मेंबर, हमें सब पता है। 2019 में ये नॉमिनेट हो गए थे 1 साल के लिए। 20 में हमारे स्वर्गवासी नेता की डेथ हो गई, वो स्वर्गवास हो गए, तो 20 के बदले 21 में इलेक्शन था। इनको बोला गया इलेक्शन लड़ो, इन्होंने बोला नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इलेक्शन लड़ने की। जब इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, हमारी कमिटमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ थी, स्टेट पार्टी थी, तो जब वो कमिटमेंट थी तो वो कमिटमेंट पूरा करने के लिए हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन 3 दिन का प्रॉपर रखा। सूरज मान सिंह जी वहाँ पर इलेक्शन कमीशन इंचार्ज थे वहाँ। अगर ये पहले दिन फॉर्म भरा, पूरी नोटिफिकेशन निकली, अगर ये हकीकत में ईमानदारी से सामने आते, ये आ जाते, हम सब लोग, मैं आज खुलकर चैनल के सामने कहता हूँ, हम सब लोग इसी को वोट डालते,
क्योंकि हम सबकी नज़र में पहला नंबर इसी का था। पारेजी स्टेट देख लेता अपना बिहार, क्योंकि ये खुश थे अपने बिहार में, लेकिन ये सामने नहीं आया। इनका थिंक टैंक, इनके चक्कर में जो एक हमारा इन्हीं का एक दोस्त था जिसको हम लोगों ने वायरस नाम दिया, उस वायरस ने इनको ख़राब कर दिया। उनके अपने इंटरेस्ट्स थे। अब हम बाकी सब चीज़ बोलना नहीं चाहते, किस तरीके से सीटें गई, कहाँ गई, किसने ली, किन को मिली और किस तरीके से मिली, वो सब चीज़ों के लिए और कभी बात करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय सराफ जी जुड़े हुए थे और लगातार जिस तरीके से कहा है कि उम्मीद है कि अभी तीसरी लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में जब तीसरी लिस्ट जारी होगी तो कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा लंबा सफ़र हमारी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, एनडीए के साथ रहा है, तो कहीं ना कहीं रंग लाएगा और टिकट मिलेगी। ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कल आपने जिस तरीके से सुना कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी ने कहा है कि अगर 1% के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की तरफ से कुछ डिस्टर्बिंग लगता है तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीत के भी आएगी। लास्ट में आप एक चीज़ जी मैं गुजारिश करता हूँ भाजपा के नेतृत्व से, हम लोगों का भी जो टारगेट है 400 पार का है, बिहार को खराब ना करें ये सब करके, बस इतना ही बोलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने जिस तरीके से संजय सराफ जी ने बोला है, और ये कहीं ना कहीं लगातार संजय सराफ अपडेट करते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा भी मकसद 400 पार का है, जिस तरीके से आपका सपना 400 पार का है। कैमरामैन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।